Good morning, everyone. Today we will study about seventh chapter of corporate accounts. Chapter name valuation of share. अंशों का मूल्यांकन कि हम अंशों का मूल्यांकन कैसे करते हैं. मूल्यांकन मीन्स शेयर की आपकी प्राइस कैसी होनी चाहिए, कितनी प्राइस आपकी होनी चाहिए. ठीक है. वैसे तो क्या होता है कि आपका जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें जो कंपनी के शेयर है लिस्टेड होते हैं आपके, और वहीं जो स्टॉक एक्सचेंज में ही शेयर की वैल्यू आपकी गिवन होती है. लेकिन कई बार क्या होता है कि आपकी जो प्राइवेट कंपनी है उसमें शेयर की वैल्यू वो जो है प्राइवेट कंपनी की जो शेयर है वो स्टॉक एक्सचेंज में आपके लिस्टेड नहीं होते हैं. ठीक है. तो जब भी हम प्राइवेट कंपनी की शेयर की वैल्यू को परचेज व सेल करते हैं तो उस टाइम भी हमें क्या करना पड़ता है, या बिजनेस को सेल या परचेज करते हैं तो शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है. ठीक है. और जो जिन कंपनियों के शेयर की प्राइस जो है स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड होते हैं वहाँ पर उनकी शो होती है, बट कई बार क्या होता है कि एग्जैक्ट वैल्यू से को हम वहाँ से पता नहीं लगा सकते, क्योंकि उस पे एसेट्स और प्रॉफिट के ऊपर जो है कोई ध्यान नहीं दिया जाता कि कितनी एसेट्स से कितना प्रॉफिट हुआ है और किस बेस पर आपने शेयर की वैल्यू कैलकुलेट की है. ठीक है. वो अगर मान के चलते हैं तो मान लो जिस कंपनी की प्राइस काफ़ी हाईज आ रही है तो उसको सबसे ऊपर दिखा देते हैं और शेयर की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती दिखा, लेकिन वो ही नहीं देखते कि इस कंपनी में खर्चा कितना हुआ, कितनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है इन्वेस्टमेंट के बेस पर. तो इस तरह से शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करना काफ़ी ज़रूरी है. तो उसके लिए आपको जैसे कि दो डेफिनेशन गिवन है अंशों का मूल्यांकन. जैसे कि नीचे द वैल्यूएशन ऑफ शेयर इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस नहीं, एंड कैन नॉट बी रिड्यूस द रिजिड रूल्स और फॉर्मूले. The valuation of two person hardly agrees, and there is wide divergence in the valuation made by different valuer and tax authorities. However, due to convention and judicial decision over a long time, certain principles have been involved on which we can our judgment. ऊपर उसके बाद देखिए सेकंड, द अंडरलाइंग प्रिंसिपल में नो मीन्स डिफिकल्ट बट देयर अप्लीकेशन कॉल फॉर द कंसिडरेबल नॉलेज एंड टेक्निकल पॉइंट्स. टेक्निकल पॉइंट की वजह से उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इन रूल को फॉलो कर सकते हो. ठीक है. ये आपकी विलियम फिलिक्स के अकॉर्डिंग थी और ऊपर वाली थी कोठारी के अकॉर्डिंग. ठीक है. तो उसके बाद नीड पर्पस, क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए. फर्स्ट है आपका, अगर हम किसी भी शेयर को गिफ्ट में देते हैं उस टाइम हमें ज़रूरत पड़ती है. सेकंड है, जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसकी जो स्टेट है या फिर डेथ जो ड्यूटी लगती है उसके लिए हमें शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. वेल्थ टैक्स के लिए, प्राइवेट कंपनियों में शेयर को शेयर परचेज सेल करने के लिए. उसके बाद है कंपनियों के अमलगमेशन के टाइम, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के टाइम, या फिर जब ऋण लेने के लिए अंशों को गिरवी रखना है, या फिर एकीकरण के समय जो अनसेटिस्फाइड शेयर होल्डर हैं उनको जब हम अमाउंट देते हैं उसकी कितना अमाउंट उसको देना है तो उस टाइम हम उसको कैलकुलेट करते हैं. या फिर यदि कंपनी का राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन हो जाता है तो शेयर होल्डर को दी जाने वाली जो क्षतिपूर्ति है उसको डिसाइड करने के लिए कंपनसेशन के फॉर्म में. एंड एक श्रेणी के अंशों को दूसरी श्रेणी, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर, ये आपकी क्या है श्रेणी है, इसको बोलते हैं. प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी में कन्वर्ट करने के लिए, इक्विटी को प्रेफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए, और ट्रस्टी के रूप में जो कंपनियों के पास अंश है उनका मूल्यांकन करने के लिए. इसलिए हमें जो अबोव गिवन रीजन है उनके कारण हमें शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है. नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यूएशन ऑफ शेयर. ऐसे कौन से फैक्टर है जिससे कि शेयर वैल्यूएशन ऑफ शेयर जो इफेक्ट होता है, जैसे कि कुछ है जैसे कंपनी की वर्तमान आय. इस संबंध में हमें किन बातों को ध्यान में रखना, जैसे कि पास्ट में जो एवरेज प्रॉफिट थे हमारे कितने थे, पास्ट में अर्जित किया गया मिनिमम और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, इन्वेस्टेड कैपिटल कितनी है, उसकी एवरेज जो प्रॉफिट रेट है वो कैसी है, टैक्स एंड प्रेफरेंस शेयर चुकाने के बाद जो शेष राशि बचती है वो, या ऐसी घटनाएं जो अभी कुछ समय पूर्व ही घटी हैं और घटने वाली हैं और जिनका लाभों पर इफेक्ट पड़ेगा. इन सब बातों को हमें कंसिडर करना पड़ता है जब हम शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी प्रभाव डालते हैं. ऐसी ही अन्य कंपनियों की लाभ दर है जो उसके मूल्य, इस बात पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है. ऐसे ही उद्योग में प्रचलित सामान्य दर की तुलना में इस कंपनी की लाभ दर कितनी होगी. कंपनी की लाभांश नीति आपकी क्या है, छोटे निवेशकों के लिए और संचालकों की जो प्रॉफिट की लाभांश है, इनकी रेट ऑफ डिविडेंड कैसा है, इन्वेस्टर कैसे हैं, कितना उनको डिविडेंड की फॉर्म में आपको देना है, 20 या 25%.
ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपका फाइनेंशियल रेशो क्या है, फाइनेंशियल रेशो मीन्स करंट रेशो, डेब्ट रेशो, इक्विटी रेशो, ठीक है, उस ये सब आपको कंसिडर करना पड़ेगा। आगे जो मैनेजमेंट एफिशिएंसी है वो आपकी कैसी क्योंकि जितना आपका मैनेजर अच्छा होगा अच्छे से डिसीजन ले सकेगा और उसी के ऊपर आपका डिपेंड करता है। आगे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आपकी कैसी है, कैसे वो इफेक्ट डालती है आपकी कंपनी के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर, पिछड़े हुए क्षेत्रों में टैक्स की कितनी छूट है, या फिर जो कंपनी को छूटें प्राप्त है ऐसी कंपनी के अंशों का जो मूल्य है काफ़ी ज़्यादा होता है जिसको कि टैक्स में या फिर अदर छूटें मिलती है आपको। अंशों का पूर्ण चुकता होना या आंशिक पूर्ण चुकता यानी कि फुली पेड अप एंड पार्शली पेड अप, उसमें आपका वो है पार्टली, वैसे फुली पेड होता है तो शेयर की वैल्यू ज़्यादा ही मानी जाती है, पार्टली में को कम पसंद करते हैं। कंपनी के अंशों की मांग और पूर्ति, कंपनी के जो रिजर्व है वो, बोनस शेयर्स, नेट एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, बिजनेस का नेचर, कंपटीशन, कंपनी के फ्यूचर की जो प्रोग्रेस है उसकी पॉसिबिलिटी, उस उद्योग की प्रगति की संभावना जो कंपनी सहाय करती है, कंपनी का गवर्नमेंट कंट्रोल, कंपनी पर गवर्नमेंट जो कंट्रोल है उसकी लिमिट, देश में शांति सुरक्षा की स्थिति, राजनीतिक दशाएं जैसे कि राष्ट्रीयकरण का भय आदि। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर, ये थे आपके फैक्टर जो कि कंपनी के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर, कौन कौन से मेथड है, दीज आर गिवन 3 मेथड्स, नेट एसेट मेथड, यील्ड मेथड एंड एवरेज मेथड। Yield method are divided again 2 part, dividend yield method and earning capacity method। सबसे पहले हम करेंगे नेट एसेट मेथड। नेट एसेट मेथड आपका एसेट्स के ऊपर बेस होता है, इसको हम बोल सकते हैं ब्रेकअप वैल्यू मेथड, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, एसेट वैल्यूएशन और एसेट बैकिंग मेथड। ठीक है, ये चारों के चारों आप नेम लर्न कर लेना। इसमें ये पता लगता है कि कंपनी की एसेट्स कितनी है और लास्ट में जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो कितनी एसेट बचेगी और इक्विटी शेयर होल्डर को उसके बदले में क्या मिलेगा। जैसे कि इसका फॉर्मूला है वैल्यूएशन ऑफ शेयर, नेट एसेट्स डिवाइड के नंबर ऑफ शेयर, यानी कि जितनी एसेट्स होती है उस टोटल बचती है लास्ट में सारी पेमेंट करने के बाद, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की पेमेंट करने के बाद भी जो एसेट बचेगी उसको हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देते हैं और वो पर शेयर की वैल्यू आपकी कैलकुलेट होगी। जब हम नेट एसेट कैलकुलेट करेंगे उसके 2 मेथड है नेट एसेट का, जैसे फॉर्मूला है मार्केट वैल्यू है आपकी, मार्केट वैल्यू पर ही आपको लेना है गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेंट्री, सन्ड्री, डेटर्स एंड बीआर। गुडविल को हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में नहीं लेते थे क्योंकि कैलकुलेट करते थे, और ना ही हम इन्वेस्टमेंट को लेते थे, लेकिन इसमें हम आगे लेंगे। उसके बाद लेस नेट एसेट निकालेंगे तो एसेट माइनस लाइबिलिटी, लाइबिलिटी आपकी डिबेंचर्स, ट्रेड पेपर्स, अदर लाइबिलिटी। लेस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज लेस, बिकॉज जो भी आपकी अमाउंट बचेगी वो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए जो बचती है वही आपकी शो होगी, क्योंकि जो उसी के थ्रू आपकी शेयर की वैल्यू निकलेगी, यानी कि सारी पेमेंट करने के बाद, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की पेमेंट करने के बाद। सेकंड आपका नेट एसेट निकालने का मेथड है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस माइनस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। जब आप नेट एसेट कैलकुलेट करोगे तो किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है वो आपकी गिवन है, जैसे कि संपत्तियों के मूल्यांकन के टाइम सबसे पहले तो जो भी एसेट है आपको किस पे लेनी है, बुक वैल्यू पर लेनी है, मार्केट वैल्यू पर लेनी है। अगर फिर भी किसी कारण से आप बुक वैल्यू पर लेते हो तो कम से कम उसमें से आपको डेप्रिसिएशन तो ज़रूर लेस करना चाहिए। उसके बाद जो डेटर्स है या फिर डेटर्स के लिए जो प्रोविज़न है वो बना लेना चाहिए, और जो बैलेंस शीट में मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, फिक्टिशियस एसेट जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आदि को छोड़ देना चाहिए। इंटेंजिबल एसेट्स है आपकी जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स, उसको आपको शामिल करना चाहिए। ये इंटेंजिबल एसेट्स आपकी गुडविल कैलकुलेट करते थे उसमें हम इंक्लूड नहीं करते थे एसेट्स में, लेकिन इसमें इंक्लूड करते हैं, ये ध्यान रखना। उसके बाद दायित्वों के लिए मूल्यांकन में सावधानियां, सभी जितनी भी आपकी लायबिलिटी है वो जो चिट्ठे में दिखाई गई हो या नहीं दिखाई गई वो इंक्लूड करोगे, यानी कि एसेट्स में से लेस करोगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या फिर जो जिन लायबिलिटी की पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में होने की उसको भी शामिल करना चाहिए लायबिलिटी में, और इनकम टैक्स के लिए प्रावधान बनाना चाहिए, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए समताधारियों के लिए शुद्ध संपत्ति ज्ञात करने के लिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को की अमाउंट को घटा देना चाहिए। ठीक है, ये आपकी एसेट्स एंड लायबिलिटी थे। उसके बाद जो नेट एसेट मेथड है उसकी दोष या कमियाँ आपकी क्या क्या हैं।
इसमें जो आपकी ये पद्धति जो मेथड है ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पर आधारित, क्योंकि जो भी कंपनी होती है वो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पर ऊपर बेस होती है। इसका मतलब ये कि बिजनेस इसलिए करते हैं कि ये मानकर चलते हैं कि बिजनेस काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा, ठीक है। लेकिन इस मेथड के अकॉर्डिंग जब बिजनेस समाप्त होता है उस टाइम हम शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जो कि इसके ऊपर बेस्ड नहीं है, ठीक है। बिजनेस का हमें नहीं पता कितने टाइम तक चलेगा, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट और बेस, इसलिए इस कंडीशन में ये मेथड ठीक नहीं है। सेकंड है, इस मेथड के अंशों के मूल्यांकन के लिए कंपनी की लाभ उपार्जन क्षमता को ध्यान में नहीं रखा जाता है, जबकि वास्तव में अंशों का मूल्य कंपनी की जो लाभ उपार्जन यानी कि हम ये नहीं देखते कि वो कितना अर्न कर रही है, कितना प्रॉफिट कमा रही है, हम सिर्फ क्या देख रहे हैं कि कंपनी की एसेट्स कितनी बची हुई है। लेकिन एक्चुअल में प्राइस, जो शेयर का प्राइस है वो आपका किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कंपनी को कितने प्रॉफिट हो रहे हैं, वो चीज़ भी इसको इंक्लूड करनी चाहिए, लेकिन इस मेथड में इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। उसके बाद है एसेट्स और लायबिलिटी का ठीक मूल्य ज्ञात करना एक कठिन कार्य है, क्योंकि हम एग्जैक्ट ये पता नहीं लगा सकते कि इस एसेट्स की कितनी वैल्यू है और हमारी कौन सी लायबिलिटी है। उसके बाद जो शेयर है अनेक बातों का इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि फाइनेंशियल रेशो कैसा है, बिजनेस का नेचर कैसा है, उद्योग का भविष्य, सरकारी नीति कैसी है, परंतु इस विधि में इन तत्वों को ध्यान में न रखकर केवल संपत्तियों के आधार पर ही अंशों का मूल्यांकन किया जाता है। उसके बाद है उद्देश्य और दशाएं जहां यह आपत्ति उचित रहती है, यानी कि जहां पर पर्पस एंड सर्कमस्टांसिस वेयर नेट एसेट मेथड इज अप्रोप्रिएट कहाँ होगा ये, जहाँ पर कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी से रिलेटेड कोई भी सूचना जो है सही नहीं है या फिर उपलब्ध नहीं है। और ये कहाँ होती है, कंपनी जब नई कंपनी सेटअप होती है, क्योंकि जब नई कंपनी स्टार्ट होती है हमें ये नहीं पता है कितना प्रॉफिट कमाएगी, क्योंकि हमारे पास उसका पीछे वाला कोई डाटा नहीं है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, नेट एसेट मेथड, जितनी एसेट है उसके बेस पर। सेकंड है, जहां कंपनी को निरंतर हानि यानी कि लॉसेस में जा रही है, पिछले कई सालों से लॉस हो रहे हैं, तो हम कैसे उस बेस पर शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग तो शेयर की वैल्यू नेगेटिव में जाएगी, यानी कि जीरो आएगी, क्योंकि वो पिछले कई सालों से हानि हो रही है, उसको काफ़ी लॉस हो रहा है। उस कंडीशन में आपका क्या होगा, जो नेट एसेट मेथड यूज़ होगा। जब कंपनी का एकीकरण की योजना बनानी हो, उस कंडीशन में जब कंपनी एकीकरण होता है दूसरी कंपनी के साथ मिलना, और वो किस बेस पर मिलेगी, उसकी कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटी है, इसलिए जब कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा हो यानी कि समापन हो रहा हो उस बेस पर। और विभिन्न कंपनियां अधिनियमों, विशेष रूप से जैसे कि वेल्थ टैक्स अधिनियम में इस पद्धति से अंशों का मूल्यांकन का प्रावधान वेल्थ टैक्स के बेस पर, ठीक है, क्योंकि वो एसेट्स की आपकी वेल्थ है। फर्स्ट लिस्टेशन देखिए, द फ्लोइंग ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द 31 मार्च 2012 की इक्विटी शेयर हो कैपिटल आपकी गिवन 2 लाख, जनरल रिजर्व 1,45,000, प्रॉफिट एंड लॉस आपका 32,000। इसके बाद एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ट्रेड पेबल्स, वर्कमैन सेविंग फंड, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस एंड लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, इन्वेंट्री, कैश एट बैंक, नॉन करंट शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग हैव बीन वैल्यूड at 3 lakhs and plant and machinery is worth 60, and 5 of the trade receivable are 5,000 trade receivable are bad. Goodwill may be taken as 70,000 and find out the value of share on net asset basis. नेट एसेट बेस पर देखिए, सबसे पहले हमारा फॉर्मूला है नेट एसेट डिवाइड के नंबर ऑफ शेयर। नेट एसेट का फॉर्मूला है एसेट्स माइनस की लायबिलिटी। एसेट्स लैंड एंड बिल्डिंग लिख लीजिए 3 lakhs, क्योंकि आपको मार्केट वैल्यू पर लेनी है। प्लांट एंड मशीनरी 60, गुडविल 70 और इन्वेस्टमेंट 30, इन्वेंट्री 60, ट्रेड रिसीवेबल आपकी 80,000 है, लेकिन प्रोविजन में क्या गिवन है 5,000 आर बैड, उसको हम लेस कर देंगे, बचे 75,000, कैश एट बैंक 30,000। लायबिलिटी आपकी लेस कीजिए, वर्कमैन सेविंग फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड ट्रेड पेबल्स, ठीक है। उसके बाद आपका टैक्सेशन प्रोविजन आपका 12,000, ठीक है। नेट एसेट आपकी बची 4,84,000, वैल्यू ऑफ शेयर 4,84,000 डिवाइड के टोटल शेयर आपके कितने हैं 20,000, तो शेयर की वैल्यू है 24.20 पर शेयर, ठीक है। कल करेंगे सेकंड मेथड। ओके, थैंक यू।